नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। बेटा अपन आज एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं, हिस्ट्री। ठीक है, अभी तक अपन ने मैथ के वीडियो डाले थे बेटा, आज अपन हिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो डाल रहे हैं जिसमें अपन ने पार्ट 1 डाला गया है। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में अपन बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट हुई है। तो इतिहास के बारे में मालूम होना चाहिए बेटा। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास को बेटा मेनली 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। इतिहास के बारे में आपको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है इतिहास को। कैसे 3 पार्ट कौन कौन से हैं इतिहास का? सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, है ना, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, है ना, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। तीनों में क्या डिफरेंस है? प्रागैतिहासिक काल में क्या था? आदि मानव काल था। आदि मानव काल मतलब उस समय मानव की शुरुआत थी, मानव सभ्यता की शुरुआत थी। इस काल में जो मानव था किसी लिपि व लेखन से परिचित नहीं था। इसका मतलब ये है कि मानव लिखना और पढ़ना नहीं जानता था। इस काल का मानव क्या था? लिखना पढ़ना नहीं जानता था, किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं था, ना तो लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था। ठीक है, तो वो कौन सा काल कहा जाएगा जिसमें लिखना पढ़ना नहीं जानता था? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, लेकिन प्रागैतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक है पाषाण काल और एक है ताम्र काल। ताम्र काल से ही क्लियर है कि इसमें अपन ने क्या है, तांबा बनाना सीख गया था, तांबा बनाना आ गया था। यानी सबसे पहली धातु उपयोग की जाने वाली मानव द्वारा कौन सी थी? तांबा था। वो अपना ताम्र काल से रिलेटेड है। लेकिन ताम्र काल किस में आता है? प्रागैतिहासिक काल में आता है। ठीक है, पाषाण काल के बारे में बताया गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है पुरापाषाण काल, है ना, पैलियोलिथिक पीरियड। और दूसरा है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड। और तीसरा है नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, अपन बताएंगे जैसे आग का आविष्कार कब हुआ था, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। तो इसमें अपन मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, केवल एक 2 पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, दूसरा कौन सा था बेटा? आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था? मानव लिपि से तो परिचित था, यानी लिखना तो जानता था, लेकिन वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। क्या लिखा गया है इसमें ये अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है कि उनकी जो लिपि है, जो लैंग्वेज है, जो लिखी गई है, वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इसमें क्या था? ना तो पढ़ना जानता था ना लिखना जानता था। इसमें लिखना तो जानता था, लेकिन वो अभी लिखावट उनकी अभी तक क्या है? पढ़ी नहीं गई है। इस सभ्यता का नाम क्या दिया गया? इस सभ्यता का नाम दिया गया हड़प्पा सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन, है ना। और तीसरा वाला काल कौन सा है? ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव लिपि से परिचित था, यानी लिखना भी जानता था और वो पढ़ी भी जा सकी है। ठीक है, और इसमें अपन को ऐतिहासिक काल में अपन कौन कौन से देखेंगे? प्राचीन भारत देखेंगे, मध्यकालीन भारत देखेंगे, और कौन सा देखेंगे? आधुनिक भारत देखेंगे। इसमें आपको 3 चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो फिर द्वार से सुने एक बार बेटा, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, इतिहास को मेनली 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे पुराना काल कौन सा है? आदि मानव काल वाला प्रागैतिहासिक काल है। इसमें मनुष्य क्या था? केवल अपने काल में मानव किसी लिपि और लेखन से परिचित नहीं था। यानी इस काल में केवल मानव क्या करता था? शिकार करता था और अपना खाने की व्यवस्था करता था, है ना रहने पीने से उससे कोई मतलब नहीं था कि उसके मकान वगैरह थे। इस काल में मानव क्या करता था? ना तो लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था। इस काल को भी 2 भागों में बांटा गया। अपन एक एक करके इन तीनों के एक 2 पॉइंट्स देखेंगे कि पाषाण काल में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ताम्र काल का मतलब आपको ताम्र काल में आपको याद रखना है, मानव द्वारा उपयोग की गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी। ताम्र काल में ही हुआ था। मानव द्वारा उपयोग की गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? सबसे पहली धातु तांबा, कॉपर। क्या सूत्र है? Cu। और ताम्रकाल किससे रिलेटेड है? प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड है। और तब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि मानव द्वारा कई बार पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, मानव द्वारा उपयोग की गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा उपयोग की गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा या कॉपर।
अपन पाषाण काल में देखेंगे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में एक एक दो पॉइंट्स देखेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है ना। शुरुआत पाषाण काल से हुई है, पाषाण काल में भी पुरा, मध्य और नव। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, ना तो पढ़ना ना लिखना। इसमें केवल अपना लिखना जानता था लेकिन वो पढ़ी नहीं गई है, और इसमें लिखना और पढ़ना दोनों जानता था। ठीक है, अब देखेंगे अपन एक एक करके तीनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस देखेंगे, एक एक दो पॉइंट्स देखेंगे। बेटा अपन ने बताया था प्रागैतिहासिक काल में 3 पार्ट थे। पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल के मानव को क्या कहा जाता था बेटा? आदि मानव कहा जाता था। पुरा पाषाण काल के मानव को आदि मानव कहा जाता था। ठीक है, इस काल में मानव का जीवन कैसा था? अस्थिर था। अस्थिर का मतलब क्या है? वो केवल शिकार करके अपना भोजन संग्रह करता था, शिकार करता था। शिकार के लिए उसको दौड़ धूप करना पड़ती थी, और वो अपने भोजन का क्या करता था? उससे संग्रह करता था। शिकार करना और भोजन करना 2 मुख्य काम थे। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी इस समय? मानव की सबसे बड़ी खोज क्या थी बेटा? आग थी। ये बात ध्यान रखना है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। ठीक है, तो आग का आविष्कार हुआ था पुरा पाषाण काल में। ठीक है, इस काल में मानव क्या है कि चित्रकारी के प्रमाण भी मिले हैं। यानी मानव क्या करता था कि ऐसे शिकार कर लिया, शिकार करने के बाद भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद जो फ्री टाइम होता था वो दिन भर क्या करेगा? तो वो क्या करता था? चित्रकारी करना सीख गया था। दीवारों पर क्या करता था? चित्रकारी के प्रमाण भी मिले हैं। और चित्रकारी के प्रमाण कहाँ मिले हैं? भीमबेटका गुफा में मिले हैं। और भीमबेटका गुफा कहाँ है बेटा? अपने एमपी में है। ठीक है, अब आता है दूसरा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या किया गया था? मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कौन सा था? कुत्ता था। ये बात याद रखना है कि मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कौन सा था? कुत्ता था। ठीक है, इसके प्रमाण कहाँ मिले हैं? मध्य पाषाण काल में मिले हैं। वही पॉइंट लिखवाए जा रहे हैं बेटा जो आपके इंपॉर्टेंट है। ऐसे आग का आविष्कार किस काल में हुआ आपको मालूम होना चाहिए, है ना। सबसे पहले पाला गया जानवर कौन सा था अपन को ये मालूम होना चाहिए। नव पाषाण काल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई थी? पहिए की खोज कर ली थी। इसमें मानव ने किसकी खोज कर ली थी? पहिए की खोज मनुष्य ने किस काल में की थी? नव पाषाण काल में की थी। इस काल में मनुष्य क्या करना सीख गया था? कृषि करना सीख गया था, और पशुपालन भी करना सीख गया था, है ना। और पशुपालन भी करना सीख गया था, पशुपालन भी करने लगा था। और सबसे पहले मनुष्य ने क्या उपजाया था? सबसे पहले मनुष्य ने किसकी खेती की थी बेटा? जौ और गेहूं की खेती की थी। तो आगे समझ में आपको इसके बारे में। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे के सारे आते हैं अपने किसके अंतर्गत? ये आते हैं प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। प्रागैतिहासिक काल में 3 पीरियड्स हैं। सबसे पहले अपना आग की खोज कहाँ हुई थी? पुरा पाषाण काल में हुई। प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड है। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कौन सा था? कुत्ता था। और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य द्वारा सबसे पहले खेती किसकी की गई थी? जौ और गेहूं की खेती की गई थी। ठीक है, इतना आपको मेन पॉइंट्स आपको याद रखना है। ओके, अब देखेंगे बेटा अपन सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता बोल लो या हड़प्पा सभ्यता बोल लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, या कांस्य युगीन सभ्यता बोल लो। ठीक है, या शहरी सभ्यता बोल लो, क्योंकि सबसे पहले शहर बसाना इसी सभ्यता में प्रमाण मिले हैं, सबसे पहले शहर बसाने के। ठीक है, तो इस सभ्यता या सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नाम होने का कारण क्या है? कौन सी नदी के तट पर मिली थी? सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहले जानकारी कहाँ मिली थी? हड़प्पा की खुदाई से हुई थी। सबसे पहले जानकारी कहाँ से हुई थी? हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कांसा बनाना सीख गए थे। ठीक है, ब्रॉन्ज बनाना सीख गए थे। बताएंगे अभी कौन सी कहाँ ब्रॉन्ज के प्रमाण मिले हैं। रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा पता लगाया गया है। सिंधु सभ्यता की तिथि कब से कब तक बताई गई है बेटा? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच मानी गई है। किसी किसी जगह 2400 से 1700 भी मिल जाएगा। ठीक है, 50-100 वर्ष ऊपर नीचे मिल जाएगा, लेकिन सीबीएसई की स्टैंडर्ड बुक में आपको जो मिलेगा वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच मानी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल एरिया कितना था? कुल क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और ये किस आकार में फैली थी? एक त्रिभुजा के आकार में फैली थी। कैसी फैली थी? अपनी त्रिभुजाकार आकार में फैली थी। तब इसके सभी पॉइंटों को मिलाया गया तो देखा गया कि उसका जो आकार कैसा आ रहा था? त्रिभुजाकार आकार आ रहा था।
सबसे पहले इसके बारे में जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी थी। किसने जानकारी दी थी? चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले बेटा 1826 में इसकी जानकारी दी थी। वही पॉइंट लिखवाए जा रहे हैं बेटा जो आपके यहाँ पूछे जाएंगे, ठीक है। कम से कम आपको इतना पॉइंट्स तो याद करना पड़ेगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप कैसा था? मात्र सत्तात्मक था, ठीक है, मात्र सत्तात्मक था। इसका स्वरूप याद रखना है, कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया गया है कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिला है। उत्तरी सीमा पर सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा मिला हुआ है, ये कहाँ है? जम्मू में स्थित है। पश्चिमी सीमा पर क्या मिला हुआ है? अपन ने पश्चिमी सीमा पर मिला हुआ है सुतकांगडोर मिला हुआ है, ये कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिला है ये। पूर्वी सीमा पर क्या मिला है अपन को? पूर्वी सीमा पर मिला है आलमगीरपुर मिला है, ये कहाँ है? अपना यूपी उत्तर प्रदेश में है। और दक्षिणी सीमा पर क्या मिला है अपन को? दक्षिणी सीमा पर मिला है दैमाबाद मिला है, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। तब इनको मिलाया गया, इनके सारे पॉइंट्स को तो देखा गया कैसा था? त्रिभुजाकार, यानी इसकी उत्तरी सीमा ये मिली है, नॉर्थ अपनी सीमा पर ये मिला है, पश्चिमी सीमा पर ये मिला है, दक्षिणी सीमा पर ये मिला है और पूर्वी सीमा पर ये मिला है। ये भी आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा पर क्या चीज़ मिली है? मांडा मिला हुआ है, जो कि कहाँ है? कौन से राज्य में? जम्मू में है। पश्चिमी सीमा पर क्या मिला है? सुतकांगडोर मिला है, जो कि कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। दक्षिणी सीमा कहाँ है? दक्षिणी सीमा पर क्या मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर मिला है? दैमाबाद मिला है, जो महाराष्ट्र में है। और पूर्वी सीमा पर क्या मिला है? आलमगीरपुर मिला है, जो कि कहाँ है? यूपी में। एक एक करके अपन इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा 2-2 4-4 पॉइंट्स के डिटेल देखेंगे अपन, ठीक है बेटा। देखेंगे बेटा अपन मोहनजोदड़ो के बारे में। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई थी। किसके नेतृत्व में? राखलदास बनर्जी। याद रखना है नाम आपको, राखलदास बनर्जी। कब? 1922 में नेतृत्व में खुदाई हुई थी इसकी, ठीक है। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में था, ठीक है। मोहनजोदड़ो को किसका टीला कहा जाता था? मृतकों का टीला कहा जाता था। किसका टीला कहा जाता था? मृतकों का टीला कहा जाता था, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे मृतक एक के ऊपर एक दफनाए गए मिले गए हैं, या इसलिए इसको मृतकों का टीला या सिंध का बगीचा या नखलिस्तान भी कहा गया है ना। मोहनजोदड़ो से अपन को क्या क्या चीज़ मिली है? मोहनजोदड़ो से एक तो अन्नागार मिला है, अन्न रखने का स्थान, विशाल स्नान गृह मिला है, ठीक है। आदि से भी पशुपतिनाथ की मोहर मिली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांसे की बनी नाचती हुई एक मूर्ति मिली है 14 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में आपको इतना याद होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। कहाँ है? पाकिस्तान में है। कौन सा प्रांत है? सिंध प्रांत है। कौन सा जिला है? लरखाना जिला। मृतकों का टीला किसे कहा गया है? मृतकों का टीला इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ मृतक एक के ऊपर एक दफनाए गए मिले हुए हैं, टीला बना दिया जाता था मृतकों का, ठीक है। इसलिए इसको मृतकों का टीला या सिंध का बगीचा कहा गया है। क्या क्या वस्तु मिली है? अन्नागार मिले हैं, अन्न रखने का स्थान, विशाल स्नान गृह मिला है, पशुपतिनाथ की मोहर मिली है और कांसे की बनी नाचती हुई मूर्ति मिली है 14 सेंटीमीटर की। हड़प्पा के बारे में ध्यान रखेंगे। 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। हड़प्पा कहाँ है? नदी का नाम जरूर याद रखिए बेटा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में। हड़प्पा में क्या मिला है? हड़प्पा में जानवरों के चित्र मिले हैं। किसके चित्र मिले हैं? परंतु शेर का चित्र नहीं मिला। किसका चित्र नहीं मिला? शेर का चित्र नहीं मिला है। हड़प्पा में शेर के बारे में जानकारी नहीं मिली है। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के बारे में जानकारी नहीं मिली है, तो शेर के बारे में जानकारी नहीं मिली है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। गिने चुने पॉइंट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया बेटा कालीबंगा। खुदाई बी के थापड़ द्वारा की गई है। या कालीबंगा कहाँ स्थित है? मालूम होना चाहिए। राजस्थान में गग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। यहाँ क्या मिली हैं? चूड़ी मिली हुई है काली मिट्टी से बनी हुई। और क्या वस्तुएं मिली हुई हैं? यहाँ से वस्तुएं मिली हैं, हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। इससे एक सिद्ध होता है कि यहाँ की खेती करना जानते थे। हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, चूड़ी मिली हुई हैं और पक्की ईंटें मिली हुई हैं, ठीक है। कालीबंगा के बारे में मालूम होना चाहिए आपको। मेनली कहाँ? किस नदी के किनारे और किस राज्य में? लोथल।
लोथल कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद गुजरात में इसका प्रमाण मिला है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मिली है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है। अभी पूछा गया क्वेश्चन था कि भैया बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ मिला हुआ है? पोर्ट बंदरगाह क्यों मिला है? गुजरात में अपना समुद्र किनारे है तो इसका व्यापार होता था, इसका मतलब बंदरगाह मिला है तो इसका मतलब यहाँ से अपना व्यापार होता था। ठीक है, समुद्र किनारे से बंदरगाह मिला है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अकेले लोथल में ही घर जो होते थे बेटा, उनके दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे, ध्यान रखें। कहाँ की ओर खुलते थे? सड़कों की ओर। बाकी सब जगह दरवाजे कहाँ खुलते थे? सड़कों की विपरीत दिशा में खुलते थे, दूसरी दिशा में खुलते थे, गलियों में खुलते थे। लेकिन लोथल ही अकेला ऐसा मिला है यहाँ दरवाजे किसकी ओर खुलते थे? सड़कों की ओर खुलते थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। बाकी सभी में जो दरवाजे थे वो सड़क की ओर नहीं खुलते थे, दूसरी तरफ गली रहती थी उस ओर खुलते थे। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखेंगे अपन। नेक्स्ट देखेंगे बेटा अपन, चंदू दड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जगह का नाम है, पाकिस्तान का एकमात्र ऐसा शहर जो दुर्ग रहित है। दुर्ग रहित मतलब इसमें कोई किला नहीं है, किला नहीं है। पहले के लोग क्या करते थे, अपने जो भी एरिया होता था बेटा उसके चारों ओर बाउंड्री बना लेते थे, एक किला टाइप का बना लेते थे सुरक्षा के लिए। लेकिन एकमात्र जो ऐसा शहर है जहाँ दुर्ग नहीं मिला है, यानी चारों ओर इसके बाउंड्री नहीं मिली है। यहाँ से अधिकतर महिलाओं के सामान मिले हैं, लिपस्टिक मिली है, शीशा मिला है, कुत्ते और पैर बिल्ली के पैरों के निशान मिले हैं। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं। बताया गया है ऐसा कि यहाँ उद्योग भी लगाए गए थे, इसका भी प्रमाण मिला हुआ है। ठीक है, रोपड़ के बारे में याद रखेंगे आप। वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण भी मिले हैं। आपको बताया गया था सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था? अपना कुत्ता था। तो यहाँ मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। और ऐसे ही प्रमाण अपन को कहाँ मिले हैं? नवपाषाण काल में भी ऐसे ही सब मिले थे। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है रोपड़ से अपन को। फिर याद रखेंगे सुरकोटजा। सुरकोटजा कहाँ है? कच्छ गुजरात में स्थित है। घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं सुरकोटजा से बेटा, ये याद रखेंगे अपन। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स आपको थोड़े थोड़े याद रखना पड़ेंगे बेटा। नेक्स्ट देखेंगे बेटा अपन, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। याद रखना है, रोटी बेलने की चौकी मिली है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं, कच्छ गुजरात में स्थित है, यहाँ से खेल का मैदान मिला है। सुतकांगडोर दास्क नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। केवल एक एक दो पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है, कुछ नोट पॉइंट बेटा याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा व टेन को मिलाकर कांसा बनाना सीख गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे। कौन सी धातु से परिचित नहीं थे? अगर ये पूछा जाता है तो कौन सी धातु के प्रमाण नहीं मिले हैं? लोहा धातु के प्रमाण नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? आपको मालूम होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। कौन सी थी? अपनी गेहूं और जौ थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। सिंधु घाटी सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी कहा गया है बेटा, ध्यान रखिए, सैंधव सभ्यता भी कहा गया है क्योंकि सैंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। कपास उगाया गया सबसे पहले। कपास को कहाँ उगाया गया? सबसे पहले कपास को सिंधु घाटी सभ्यता में, सैंधव सभ्यता में उगाया गया है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण भी मिले हैं, हड़प्पा की देन है ये। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, यानी पक्के मकान बनाना सीख गए थे। यहाँ पक्के मकान बनाए जाते थे, ईंटें पक्की होती थी, पक्के मकान बनाए जाते थे। फर्श पक्के होते थे। फर्श कैसे होते थे? पक्के होते थे, उन पर कढ़ाई होती थी फर्शों पर। इस सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा करते थे। मालूम होना चाहिए, इस सभ्यता के लोग क्या करते थे? मूर्ति पूजा करते थे। लेकिन बेटा मंदिर के कहीं से प्रमाण नहीं मिले, मंदिर कहीं नहीं मिला, मूर्ति पूजा करते थे। इस सभ्यता के लोग कौन से रंग से परिचित नहीं थे? इस सभ्यता के लोग नीले रंग से परिचित नहीं थे, ये भी मालूम होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कहाँ माना जाता है? माना जाता है कि भूमध्य सागरीय लोग, जो भूमध्य सागर से आए थे, वही सिंधु घाटी सभ्यता उन्होंने ही बसाई थी, ऐसा बताया जाता है। और इस सभ्यता के पतन का स्पष्ट कारण नहीं है, यानी ये सभ्यता नष्ट कैसे हुई, इतनी बड़ी सभ्यता, इसके बारे में बेटा क्लियर नहीं है। लेकिन अधिकतर लोग इसके पतन का कारण क्या बताते हैं? बाढ़ बताते हैं। क्या बताते हैं? इसके पतन का कारण बाढ़ बताते हैं, है ना। शांति वाले आदमी थे, इनके अधिकतर अस्त्र शस्त्र के प्रमाण इनके यहाँ से नहीं मिले हैं। ठीक है, तो बताते हैं कि इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। कहीं बाढ़ आई तो उस बाढ़ में ये पूरी सभ्यता इसकी खत्म हो गई। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बेटा आपको इतने पॉइंट्स आपको मालूम होना चाहिए। अब अपन सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 20 से 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओटी करेंगे। अगर आपको बेटा बेसिक इन्फॉर्मेशन आती होगी तो ओटी करने में मजा आएगा। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे तो वो रट लेंगे, उसमें मजा नहीं है। ठीक है, इसलिए पहले इसका बेसिक पढ़िए और बेटा समझ में आया हो
और याद करो इसको, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपन इसमें अगले इसके टॉपिक में अपन इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 से 25 जो कि आपको जो जितने भी पॉइंट्स लिखाएं इसी में से ही मिल जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा, जय हिंद जय भारत, आप सभी खुश रहें स्वस्थ रहें।